हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पर। पुनः हाजिर हैं हम सभी एक बार मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लेके। ठीक है, समझते हैं जिन्हें और आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा यहाँ से कह रहा है कि किसी परीक्षा में 25% छात्र फेल हुए। देखो, जब भी कभी परसेंटेज का जब भी कोई मामला आए तो आप 100 मान लीजिएगा, यानी कि टोटल जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 100। इनमें से कुछ तो फेल हुए हैं और कुछ क्या हुए हैं, पास। ठीक है, ये सवाल है। तो फेल हुए हैं 25%, तो जाहिर सी बात है कि 75% क्या हुए होंगे, पास, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है, 100%। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 360 छात्र पास हुए, कैसे हुए, ये 360 वो छात्र हैं जो कि पास हुए हैं, जो क्या हुए हैं, पास। और यहाँ पर पास कितने हुए हैं, 75। पूछ रहा है कि परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र, परीक्षा में तो जो फेल हुए थे वो भी शामिल थे और जो पास हुए हैं वो भी शामिल थे, अर्थात परीक्षा में टोटल शामिल थे कितने, 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 तियां 75, 3 से काट दो, 12 तियां 36, 12 चौक 48, अर्थात परीक्षा में कुल 480 छात्र क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। ठीक है, परीक्षा में कुल सम्मिलित कितने छात्र हुए थे, 480 छात्र क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर ही ऐसा फिर से कोई और सवाल हमसे पूछ लेता कि भाई किसी परीक्षा में फिर यही शेड्यूल बनाओ कि 100% छात्र थे, कितने थे, उनमें से कुछ फेल हुए और कुछ क्या हुए हैं, पास। अगर यहाँ पे हमारे फेल वाले दे देता कि 12% है, तो पास पता नहीं कितने हुए होंगे, है ना, कितने हुए, 88%। अब इनमें से कोई एक संख्या दे देता कि यदि फेल जो हैं, फेल होने वाले छात्र 180 हों, तब पास होने वाले छात्र कितने होंगे, पास होने वाले छात्र कितने होंगे, पास होने वाले छात्र कितने थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसी की तरह बिल्कुल सेम सवाल आपको हल करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है राम ने बैंक से 5,000 रुपए 50,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। कितने वर्ष के लिए, कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि देनी होगी। यानी 50,000 जो लाया है वो, और ब्याज जो बनेगा वो, यानी टोटल देना है। तो यानी कि जैसे कि 10 रुपया हर साल ब्याज बन रहा है, कै साल तक बन रहा है, 2 साल तक। ठीक है, तो यानी कि ब्याज अगर हम बात करें तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज कै रुपया हो गया, 20। कितना हो गया, तो यानी कि मिश्र धन आपका कितना हो गया भाई, हमेशा मूल धन तो हमेशा कै परसेंट होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ से तो कह रहा है कि रुपए दिए हैं हमारे पास 50,000, कितने दिए हैं, जो कि हमारे पास 100% के बराबर थे। कितने के बराबर थे, पूछ रहा है मिश्र धन, मिश्र धन हो गया कितना, 120। यानी कि अब हमसे बात 120 की कर रहा है, तो 50 दूनी 100 और 2 छंग 12, अर्थात कुल 60,000 रुपए उसे क्या करने होंगे, वापस करने होंगे। यानी कि ब्याज सहित उसे कितने रुपया देने होंगे। अगर हमसे कहीं पर ब्याज पूछ लिया होता, यानी कि ब्याज कितना देना है, तो भैया 20 रुपए था, यानी 50,000 और बटे में कितना, 100। ब्याज ब्याज की बात करता तो हम ब्याज निकाल देते, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, अर्थात एक ये 4 जीरो, अर्थात ब्याज हो जाता कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, तो जो कुछ भी पूछता है वो यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का क्या पूछा है, योग। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, 41 से 80 तक की, 41 से 80 तक की देखो सम संख्याओं का योग पूछा है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो हम 1 से लेकर के 1 से 80 तक की संख्या निकालेंगे, और उनमें से हम कितनी, 41 तक हैं, यानी 1 से 40 तक की अगर हम घटा दें तो हमारी कितनी बच जाएंगी, कितनी बच जाएंगी, 41 तक, 41 से 80 तक की बच जाएंगी। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से 1 से सम संख्याएं पूछ रहा है, तो भाई जब भी हम कोई गिनती लिखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने 10। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे आधी सम होती हैं और आधी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो ये देखो ये कैसी हैं, सम। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। यानी कि ये हो गई हमारी सम संख्याएं। यानी कि अगर हमने 10 तक लिखी हैं तो सम 1 2 3 4 5 कितनी सम आ गई हैं, 5 सम संख्याएं आई हैं। कितनी सम संख्याएं आई हैं, 5। ठीक है, तो ये 5 सम संख्याएं हैं। ऐसी अगर 80 तक लिखेंगे तो 40 सम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 40 सम संख्याएं होंगी। और अगर हम 40 तक लिखेंगे तो 20 सम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 20। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भाई हम 40 से लेकर के 80 तक में जो निकालनी है वो हम क्या करिएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, देख लो कौन है। देखिए क्या कह रहा है कि हमें 40 से लेकर के कहाँ तक निकालनी है, 80, वो 80 से लेकर के, सॉरी जरा देखिए 80 से 40 तक का निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ से सम संख्याओं का प्रथम n, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ये होता है हमारा n n+1। ये सूत्र है। ठीक है, जरा देखिए यहाँ से प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये सूत्र होता है। तो जरा देखिए हमें पहले कहाँ तक की निकालनी है, 40 वाली। तो 40 गुणा 40 और 1 41 और माइनस फिर है 20, तो 20 गुणा कितने 21, इनकी कर दो गुणा 0, 4 एकम 4 चौक 16 माइनस 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना 4, ये घटा दीजिएगा आप। तो यहाँ से 0 बचा, 4 से 2 गए 2 बचे, और यहाँ पे 16 से 4 गए कितने 12। यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, 1220। ठीक है, ये हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप समझ गए होंगे भाई कितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें से आधी सम होती हैं और आधी क्या होती हैं, विषम होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1 से 80 तक की लिखी, पहले 80 तक में 40 सम हो गई और 40 कैसी हो गई, विषम। हमें 40 से चूंकि पूछ रहा था तो 40 से पीछे की घटानी पड़ेंगी। यानी कि 1 से 40 तक में 20 सम संख्याएं हो गई, तो 20 सम संख्याओं को क्या करिए, घटा दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो सम संख्याओं का योग होता है, सूत्र ये है n+1 बटे कितना 2। तो यहाँ पे n का मान वहाँ 40 है और यहाँ n की वैल्यू 20 है। सॉल्व कर लेंगे, अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1220। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है विवेक व रवि किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में करते हैं। दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएंगे, 4 दिन में कर देंगे। और अकेले विवेक कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। ठीक है, यानी कि विवेक है और रवि है, विवेक और रवि अगर मिलकर करता है तो कई दिन लगते हैं, और अगर विवेक अकेले करता है तो उसे कई दिन लगते हैं, 6 दिन। देखिए भाई कोई काम कर रहे हैं तो अगर हम उसमें से दोनों के काम में से एक का काम घटा दो तो दूसरे का काम बच जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 4 गुणा कितने 6, घटा दीजिए कितना बचा 2, 2 तियाँ 6, 4 तियाँ 12। अर्थात जो भी व्यक्ति पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, रवि को, तो रवि अगर अकेला कार्य करेगा तो कई दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल कोई भी आ जाए तो आप इसी टाइप से इसे क्या कर सकते हैं, दोनों के काम में से एक का काम घटा देंगे और आप दूसरे का काम बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ए लिखा है a+b, b+c, c+a का मान इतना है, इतना इतना दिया है, तो a+b+c का। अर्थात देखो क्या कह रहा है, अगर a+b को जोड़े तो 10 होते हैं, b+c को जोड़े तो 12 होते हैं, c+a को जोड़े तो कितने होते हैं, 2। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो देखो a भी 2 हैं, b भी 2 हैं, c भी कितनी हैं, 2। तो 2 सबका कॉमन ले लो, a+b प्लस क्या बचा, c। इन्हें जोड़ो 22 और 10, 2 10 12 10 22 और 2 कितना हो गया, 24। 2 से लीजिए काट, यानी कि कितना बचा, अर्थात a+b+c बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, आराम से सवालों को ऐसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है कि ए 150 का 37%, इतने का ये परसेंट, तो कह रहा ए का मान बताना है। क्या बताना है, ए की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे वो जरा देखिएगा। 150 गुणा 37 बटे में कितना 100,
और माइनस में कह रहा है कि 1000 गुणा 0.05 बटे कितना 100। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से हम 3 जीरो क्या करे दे रहे हैं, कैंसिल करे दे रहे हैं। इनकी गुणा कर दो, 15 सत्ते 105, हासिल गए 10, 15 तियाँ 45 और 10 कितना हो गया 55। एक के बाद क्या है हमारा पॉइंट है। ठीक है, माइनस में यहाँ पे आया 5, 5 के बटे में 10 है, अर्थात पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा। देखो 0.5 यहाँ से घटा दीजिएगा तो 55 पॉइंट कितना जीरो, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे 55 लिख सकते हैं। यही हमारे सवाल का क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया आपका 55। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत है। देखो भाई ये आयताकार एक क्या है, खेत है, और ये 100 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर है। कह रहा है खेत के अंदर चारों ओर, किधर अंदर चारों ओर, ये चारों ओर इन्होंने एक रास्ता बना रखा है जो कि कितने मीटर का है 10 मीटर का है। ये जो रास्ते की चौड़ाई दे रखी है वो 10 मीटर है। अब भाई देखो 10 इधर कम हुआ 10 इधर कम हुआ तो कितना कम हुआ 20, अर्थात ये चौड़ाई जो 80 थी भीतर वाले की कितनी रह गई, भीतर वाले खेत की चौड़ाई रह गई कितनी 60, कितनी रह गई। अच्छा ये लंबाई में भी 10 कम हुआ 10 कम हुआ तो यानी कि ये बचा कितना 80। अब हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम पूरे खेत के क्षेत्रफल से भीतर वाले खेत का क्षेत्रफल घटा दें तो अंदर वाले का रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। अर्थात खेत का आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो जरा देखिए यहीं से इसकी लंबाई कितनी है 100, यानी हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई है 100 गुणा चौड़ाई है 80, और इसमें से हम ये वह भीतर वाले खेत का क्षेत्रफल घटा देंगे, 80 गुणा कितना 60। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लीजिएगा, ये कितने आए आपके 8000, और माइनस 8 छंग 4800। अब यहाँ से घटा लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, अर्थात हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना आया 3200 वर्ग मीटर। ठीक है, ये रास्ते का क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक, समझ गए हैं। आगे सवालों के देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त की परिधि है 88 मीटर, वृत्त की परिधि दे रखी है। अब परिधि का क्या लिखेंगे सूत्र, परिधि का सूत्र जो होता है वो कितना होता है 2πr बराबर कितना 88। पहले इसे सॉल्व ही कर लीजिएगा, आर बराबर 88। देखो 22 दूने 44, 44 दूनी 88, आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। आगे सवाल पढ़िए, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14। ठीक है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। देखो जब भी कभी क्षेत्रमिति या आयतन का कोई सवाल आएगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी पहले उसे सूत्र से ही हल करना हमें पड़ेगा। ठीक है, सूत्र नहीं याद होगा तो समस्या रहेगी, इसलिए क्षेत्रमिति के सभी सूत्रों को जरूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप। अब देखिए जरा समबाहुभुज में मान लो एक आपका समबाहुभुज के सभी अंतः कोण कितने कितने को होते हैं, कुछ की तो हमें वैल्यू पता होती है। जैसे कि आपसे किसी ने कहा त्रिभुज की वैल्यू कितनी है तो आप तुरंत बता देते हो 180 है, चतुर्भुज की 360 है। अब जैसे ही उसने कहा सातभुज है अष्टभुज है, इनकी क्या होगी तो समस्याएं आ जाती हैं। तो देखिए जरा हम उसके लिए क्या करते हैं, ये त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज यानी उसमें भुजाओं की संख्या से उसको कहते हैं ये इतने भुज है। ठीक है, तो जैसे कि ये एक होता है त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज में वैसे कितनी भुजाएं होती हैं 3, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी भुजाएं होंगी उनमें से 2 घटा लेंगे, अर्थात 3 में से 2, अर्थात n-2 करेंगे और गुणा करेंगे 180 गुणा में 180, ये सूत्र होता है। तो जरा देखिए 3 से 2 गए 1 बचा 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं 100। ऐसी ही हमसे कोई चतुर्भुज की बात करे तो चतुर्भुज में है 4 भुजाएं, इनमें से 2 घटाएंगे, गुणा कितने 180, अर्थात 2 बचा गुणा 180, तो 18 दूनी 36, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है
360। अगर हमसे कहीं पंचभुज की बात कर लेता, यानी कि पंचभुज में भुजाएं हैं पाँच, पाँच में से दो घटाएंगे और गुणा 180 से करेंगे, तो यहाँ पे बचा 3 गुणा 180, 18 तियाँ 54, अर्थात पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540। अगर कभी भी हमें यहाँ से कितने भी भुजाएं दे रखी हों, उनका कोण ज्ञात करना, अंतः कोणों का योग, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब अगर हमसे पूछ लेता प्रत्येक अंतः कोण, क्या पूछता? प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? इस प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू, यानी कि इनकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी। तो जितना भी आपका कोण योग आया है अंतः कोणों का, भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं। जैसे चतुर्भुज का है तो 4 से भाग कर दिया है ना, 9 चौक 36, अर्थात चतुर्भुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने का आएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, हमने सवाल में अब यही पूछा है, कह रहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है? 150, है ना। तो इसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180, और बटे में हमने कहा जितनी संख्याएं हैं वो बराबर प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल जाता है, जैसे कि हमने आपका 90 डिग्री निकाला था। ठीक है, ये n-2 गुणा 180 बराबर बटे में 4 और ये 90 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से हल करो, 0 से 0, 3 छक्क 18, 3 पंजे 15, तो इनकी अंदर गुणा करिएगा, 6n माइनस 6 दूनी 12 और बराबर कितना? 5n। तो 6n से 5n जाएंगे, n बचेंगे और बराबर कितने? 12। अर्थात जो है इस बहुभुज में 12 भुजाएं थीं। कितनी भुजाएं थीं? 12। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 35 है। संख्याओं का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है? 35। और कह रहा है इनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 19। कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या, जब भी हमसे कभी ऐसी बात करता है कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, यानी कि कोई भी संख्या पूछे, जब भी हमसे कोई पूछे कि बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछ लिया हमसे? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, अर्थात 35 में कितना? 19 जोड़ेंगे, बटे में कितने? 2, 9 5 14, 4 और 1 5, बटे में 2, अर्थात कितना आ गया? 27। अर्थात जो बड़ी संख्या है वो कितनी है? 27 है। अगर हमसे कहीं पे पूछ लेता ये कि छोटी संख्या बताओ, क्या बतानी है? छोटी संख्या, तो कैसे निकालते? तो इन दोनों को घटा के आधा कर लेते, 35 में से 19 घटाते और इसे क्या करते? आधा। तो देखो 15 में से 9 गए, कितना बचा? 6, 2 में से 1 1 और 2 बटे के 2 अट्ठे 16, अर्थात जो छोटी संख्या है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या निकाले तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, छोटी संख्या निकाले तो दोनों को घटा के आधा कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, पहली 97 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत, देखिए इसमें क्या होता है कि हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर के, कहाँ से? 1 से लेकर के 1 से 97 संख्याओं का औसत बताना है। तो वैसे तो औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की। अब भाई 1 से लेकर के 97 तक तो हम संख्याएं नहीं जोड़ेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। सही है, ये सूत्र है हमारे पास, यानी कि लिखा होता है, कैसी हैं संख्याएं? प्राकृत संख्याएं हैं, तो n+1 बटे कितना? 2। ठीक है, बहुत ही इजी सूत्र है इसका। तो n का मान होता है जो लास्ट संख्या, यानी कहाँ से कहाँ तक की पूछ रहा है? 97 तक, और +1 बटे में कितना? 2, 97 और 1 98 और बटे में कितना? 2, 2 चौक 8, 2 नेम 18, अर्थात 97 तक संख्याओं का औसत जो है वो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया? हल आ गया। ठीक है, सवाल नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है कि इतने 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 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा तो निकालना बहुत ही इजी होता है, लासा निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं और कितने हैं? 20 है। ठीक है, आप लोग भी शायद लासा निकालना तो जानते ही होंगे कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए
इनके फैक्टर करते हैं। हमेशा जब भी लासा निकालते हैं तो किसी अभाज्य संख्या से ही फैक्टर करना है। किससे फैक्टर करना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, या तो वो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब ऐसे ही एंड डॉट डॉट बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। ये सब कैसी हैं? अभाज्य संख्या हैं। तो जब भी हम लासा लेंगे तो इन्हीं किसी संख्या में से हम किसी से काटना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 ऐसा ही, 2 अट्ठे 16, 2 दाई 20। ठीक है, 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 5, 15 नहीं कट रहा है, उसे ऐसा ही लिख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये देख लेते हैं ज्यादा बार कौन सी संख्या कट रही है। 5 से कट रहे हैं तो काट लो भाई। 2 ऐसे ही लिखेंगे, 5 एकम 5 तिया 15, 4 ऐसे ही लिखेंगे, 5 एकम 5। फिर ये 2 से कट रहा है। जब तक एक से ज्यादा संख्याएं कटती रहें उतनी बार इन्हें काट लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना? 2 एकम 2, ऐसा ही एक छोड़ देंगे, 3 ऐसा ही, 2 दूनी 4। अब देखो कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है तो अब सब इनका गुणा कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पंजे 20, दूनी 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240। ठीक है, तो यानी कि इनका जो लासा है वो क्या हो गया हमारा? 240। यानी कि सभी संख्याओं का क्या कर लेते हैं? गुणा। ठीक है, तो गुणा कर लिया हमने, कितना आ गया? 240। आप भी अब हमें इस लासा का एक करके दिखाइएगा। ये लिखा है हमारे पास 20 है, 24 है, 30 है और 48 है, का लासा कितना होगा? ये सवाल हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस सवाल को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि इतने 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 के समतुल्य एकल छूट। यानी अगर कोई दुकानदार हमें 10%, 20%, 25% की 3 छूटें दे और उस 2 3 ना दे करके कोई एक छूट दे, लेकिन जो छूट की राशि है वो कैसी आए? बराबर, उसी को समतुल्य बट्टा कहते हैं। तो जरा देखिए, हम मान ले रहे हैं कि किसी चीज पे 100 रुपया लिखे हुए थे। कितने रुपए लिखे हुए थे? अब हमसे कह रहा है पहली छूट उसने दे दी हमें 10, तो कितना आ गया? 90 बटे कितना? 100। दूसरी छूट दे दी उसने 20, तो बचा 80 बटे कितना? 100। तीसरी छूट दे दी 25, तो बचा 75 बटे कितना? 100। काट लीजिएगा 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, सबकी गुणा कर लो। 9 दूनी 18 तिया 54, कितना? यानी जो 100 रुपए की चीज है वो 54 रुपए की रह जाएगी। अर्थात हमसे तो छूट की पूछ रहा है, छोड़े कितने? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए कितने? 4। अर्थात उसने हमें जो छूट दी है वो कितने परसेंट की दे दी? 46% की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला क्या हो गया? ठीक हो गया। तो ऐसे छूट की राशियां तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर 2 होते बट्टा तो भी ऐसे ही निकालते। तो आप लोग इसको सवाल को सॉल्व करिएगा। 12% और 15% के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी वो आप लोग समतुल्य छूट जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि एक समूह के 12 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 10 साल है। जो 12 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 10 साल है। कह रहा है जबकि 11 लड़के हैं उनकी 9 है, तो 11 की कितनी है? 9। तो भाई अगर हम 12 की आयु में से 11 की आयु घटा दें, 12वें की बच जाएगी। तो यही करना है, घटा लीजिएगा। 12 धाई 120 और 11 नेम 99। अर्थात जो 12वां लड़का है वो कै वर्ष का है? 21 वर्ष का है। 12वां लड़का, 12वें लड़के की जो आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष है। आपका आंसर बी आ गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। अब कह रहा है कि 45 की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 12 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है सेकंड में, जो कि
एक जैसी राशि नहीं है। तो एक जैसी राशि में इन्हें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ से 45 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, देखिए अगर कहीं पे हमें x किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है तो हम इसे x गुणा 5/18 करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। और अगर कहीं पे y मीटर प्रति सेकंड दे रखा है तो y को 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब 45 गुणा 5 बटे कितना लगाना है 18, और समय कितना लग रहा है 12, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, पचम 25 छक्का 150। अर्थात पुल की और रेलगाड़ी की जो टोटल लंबाई थी वो 150 मीटर थी। इसमें से जो रेलगाड़ी है वो कितने मीटर है, 90 है, 90 घटा दीजिए, पुल की लंबाई हमारी बच जाएगी। अर्थात पुल जो था वो कै मीटर का था, 60 मीटर का पुल था, ठीक है। यही सवाल हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे सवाल देखिएगा। देखो अब ये हमारे क्वेश्चन अभी तक चल रहे थे, मैथ के 15 क्वेश्चन थे। अब अगले जो आने वाले हैं वो 5 सवाल काय के हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग का बेसिकली कोई सूत्र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसे देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई तरीका होता है। बस उस तरीके को, उस नियम को हमें समझना है जिस नियम के अनुसार कोई चीज़ दे रखी है, ठीक है। जरा सवाल को समझते हैं। देखो कह रहा है कि सिस्टर को ये लिखा जाता है। भाई ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टर है तो उसे हम क्या लिख रहे हैं, उसे लिख रहे हैं 5 3 5 0 3 और 1, ठीक है। अब इनका कोई कोड नहीं है, खाली इन्होंने अपने मन से लिख लिया है कि एस को 5 लिखा है, आई को 3 लिखा है, एस को 5 लिखा है, टी को ये लिखा 0 लिखा है, ई को 3 लिखा है, आर को 1 लिखा है, ठीक है। तो यह इन्होंने खुद कोड कर रखा है। अब कह रहे हैं कि अंकल लिखा है एक, अंकल के लिए इन्होंने क्या लिख रखा है, 8 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, और क्या लिख रखा है 0। अब देखो ई का यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे ई का इन्होंने क्या लिख रखा है 0 लिख रखा है। कह रहा है बॉय को 100, बॉय BOY, बॉय को इन्होंने 1 2 और कितना लिख रखा है 3 लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सबके लिए तो अलग अलग कोड कर रखा है। अब हमसे कह रहे हैं कि सन को क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है सन को क्या लिखेंगे। अब हम जब भी कभी ऐसा आए तो सबका क्रम से ले लेंगे। देखो इन्होंने 1 2 3 ही शब्द लिखे हैं और हमें 3 शब्दों का ही कोई अंक बनाना है, ठीक है। तो जब कभी आए, अब पहले बात तो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि तुरंत रख देंगे, एस का 5 रख देंगे और आई आएगी 3 रख देंगे, ये ऐसे जो भी आता रहेगा उसका यही रख देंगे। लेकिन जब कभी भी ऐसा आए तो बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि पहले अक्षर का सिर्फ पहले में से ढूंढ के रखना है, और दूसरे अक्षर का दूसरे में से कोड करना है, और तीसरे अक्षर का तीसरे में से ही कोड करना है। इसीलिए इसने 3 अक्षर ही दे रखे हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, पहले में एस की वैल्यू क्या है 5 है, कितनी है 5, और दूसरे में ओ की वैल्यू कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। इससे देखिएगा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी 4, अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 524 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान से रखिएगा, कभी कभी ऐसा दे देता है, ठीक। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है। भाई ये वृक्ष खड़ा है इधर से भी और इधर से भी, ये 5वें स्थान पर है, अर्थात 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, है ना। 4 लोग अगर इधर होंगे तभी ये 5वें स्थान पे होगा। तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने वृक्ष हैं, ठीक है। तो हम पहली बात तो 4 + 1 + 4, अर्थात 4 ये 1 ये स्वयं 4 ये, अर्थात कितने वृक्ष हैं 9 वृक्ष हैं। कितने वृक्ष हैं, अगर वैसे हमसे कहीं पे पूछता तो हम क्या करते हैं, तो कुल वृक्ष ऐसे निकालते हैं, यानी पंक्ति में कुल कितने लोग कुछ भी हो, तो जैसे कह रहा है दोनों तरफ से, पहले तरफ से भी 5 है, दूसरे तरफ से भी 5 है, दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं, यानी कि ये टोटल हमारा निकल आता है, ठीक है। तो ये आसान था तो ऐसे बना लिया, नहीं तो इसी टाइप से हम वैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल को। कह रहा है पी माँ है के की। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम आपको कई बार, कई पिछली वीडियोज जो बनाई हुई हैं उनमें सब में बता चुके हैं कि इन्हें एक बाई सर्किल लिख लेते हैं। क्या क्या है,
एक पी है, एक के है, एक डी है, एक जे है, और है कुछ, बस इतने लोग हैं इसमें। तो देखो जो भी कह रहा है वैसा रिलेशन उसके साथ लिखते जाइए, कोई ट्रिक लगाने की, कोई बहुत चीजें याद करने की कतई जरूरत नहीं है। कह रहा है पी माँ है के की, यानी पी जो है वो स्पष्ट कह रहा है पी माँ है किसकी, के की। अभी ये नहीं पता है कि लड़के की भी माँ होती है और लड़की की भी, यानी के लड़का है या लड़की है, ये बाद की बात है। देखो आगे, के बहन है डी की, के अब बहन है किसकी है, डी की। तो भाई अब ये कंफर्म हो गया ये लड़की है इसकी, यानी कि ये माँ है, ये इसकी क्या हो गई, पुत्री, क्या हो गई। अब जब ये इसकी बहन है तो हो सकता है कि ये भाई हो, भाई की भी बहन होती है, बहन की भी भाई बहन होती है, यानी कि इनका जैसा ये है इसकी माँ, तो भैया ये भी इसकी क्या है, माँ है। ये भी इसका लड़का हो सकता है या उसकी लड़की हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, डी पिता है जे का, यानी डी जो है वो पिता है किसका, जे का, है ना। अर्थात अब ये इसका बेटा है, इसका क्या है, बेटा है, और इसका ये क्या है, पिता है। सही, तभी तो पिता हो पाएगा। अब जरा समझिए, पी जो है इन दोनों की माँ है, अब पी का ये बेटा है और पी की ये लड़की है, ये बहन है और ये भाई है। ठीक है, ये अगर इसका मतलब बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो कह रहा है तो पी का जे के साथ क्या संबंध है। तो देखिए अब पहले समझिए, मान लो कि ये आप हो और ये आपकी बहन है और ये आपकी माँ है और ये आपकी बेटा या बेटी है। तो आपका जो बेटा या बेटी है आपकी माँ से क्या कहेगा, दादी, क्या कहेगा। तो कह रहा है कि पी का जे से क्या संबंध है। तो देखिए पी जो है वो हर हाल में दादी है, पी जो है वो दादी है किसकी, जे की, है ना। अब जे चाहे लड़का होता या लड़की, तब भी दोनों की क्या होती, दादी ही होती, यानी कि इसका आंसर आपका क्या आ गया, दादी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अब ये कह रहा है कि ये रिक्त स्थान दिए हैं, इनको हमें भरना है। ठीक है, तो ये जैसे जब भी ये सवाल आए हमारे पास तो क्या करते हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा है, बी एम ई ओ ओ, और क्या है, एच क्यू क्यू, और फिर एक क्वेश्चन रिमार्क है, यानी कि इसका स्थान खाली है, एन और यू, और क्या है, यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, इनकी क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो जरा देखिए, बी 2 पे होता है, ई कितने पे होता है, 5 पे, है ना। अब इसके बाद 2 पे है, 5 पे है, इनमें कितने का अंतर है, 3 का। और अब एच होता कितने पे है, 8 का, तो इनमें भी कितने का अंतर है, कितने का, 3 का अंतर है। तो अर्थात 3 के अंतर वाला, इनमें अंतर देखो 3 का बन रहा है, इनमें भी अंतर 3 का है। तो जाहिर सी बात है कि अगला जो अक्षर भी होगा वो भी 3 अंतर वाला ही होगा। अर्थात 8 3 11, और 11 पे क्या होता है, के, क्या होता है, 11 पे क्या होता है, के होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एम कितने पे होता है, 13 पे, ओ कितने पे होता है, 15 पे, और ये क्यू क्या कितने पे होता है, 17 पे। ठीक है, अब इनमें अंतर कितने का है, 13 से 15 कितने का है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगला यहाँ भी जो अक्षर आएगा उसमें कितने बढ़ेंगे, 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 19, और 19 पे होता है एस, क्या होता है, एस। तो जरा देखिए हर जगह डबल डबल कर दिया है, तो आप भी भैया डबल कर दीजिए। अर्थात इसका आंसर आ गया के एस एस, क्या आ गया, के एस एस। तो आशा है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में कि इसका क्या आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, आराम से इन सवालों को अब सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये, अच्छा एक सवाल अभी और है भाई, देखिए जरा क्या कह रहा है। अब ये दिशा दूरी वाला है, तो जरा देखिए दिशा दूरी में क्या होता है भाई, दिशा आप बना लीजिएगा, ये आप पूरब लिखिएगा, ये पश्चिम लिखिएगा, और ये उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि एम डी से 5 मीटर पूरब में है। अब भाई हमें अभी तो डी नहीं पता है फिलहाल, तो हम डी हमेशा पहला यहीं पे बिठाएंगे, चाहे वो कुछ भी कहे, डी हमारा यहाँ पे है। अब कह रहा है एम जो है डी से 5 मीटर पूरब में है, कैसा, 5 मीटर, एम डी से 5 मीटर पूरब में है, यानी एम यहाँ पे है कहीं, ये 5 मीटर पूरब में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है,
एफ डी से 5 मीटर दक्षिण में है। एफ जो है वो डी से कैसा है, दक्षिण में है, कैसा है, तो दक्षिण में बिठा लो भैया, ये 5 मीटर दक्षिण में है। और कौन है, एफ है। फिर क्या कह रहा है, के एफ से 5 मीटर पूरब में है। के जो है एफ से 5 मीटर पूरब में है, ऐसे करके ये बैठा हुआ है। अब कह रहा है के एफ से 5 मीटर पूरब में है। अब भाई 5 मीटर पूरब है तो पूरब इधर के लिए हुआ, यानी कि ये यहाँ पर है कहीं पे, ठीक है, ये के है। और ये कितने मीटर है, इससे 5 मीटर। आगे देखिए, कह रहा है तो एम के से किस दिशा में है। जो एम है वो के से किस दिशा में है, तो एम यहाँ पर है तो इसके हिसाब से दिशाएं, ये वाली दिशा इसकी कौन सी है, ये दिशा हो गई उत्तर। किस दिशा में है, तो जो एम है वो के से उत्तर दिशा में है। कह रहा है एम के से किस दिशा में है, तो जो एम है वो के से किधर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपका, उत्तर। के एम से इसी दिशा में है और इस दिशा में आपका क्या लिखा हुआ है, उत्तर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, उत्तर। ठीक है, तो अब ये सवाल हमारे समझ गए होंगे, तो कोई ऐसे आराम से इन्हें समझ में आ रहा होगा, और इन्हें तो ज़रूर ही लगाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये बताए रहे हैं हम आपको, और इनकी सीरीज ये लगातार बड़ी होती जाएगी। ये जैसे ही कुछ समय बाद इनके 30 क्वेश्चनों की सीरीज आने वाली है, इसलिए सब चैनल को हमारे जो है फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है आपका, ये हमारे ही नाम से है, यानी कि धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है। आप उसको ज़रूर सर्च करिएगा और उस पर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है। तो भाई इस टाइप की जो अन्य वीडियो हैं, आज से ही जीके की वीडियो भी शुरू हुई है। तो जीके की 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन शाम को पर डे जो है 1 या 2 दिन बाद शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि हूबहू बिल्कुल परीक्षा पर ही आधारित होगा, आर्मी का। ठीक है, आर्मी का रोज एक क्या कराया जाएगा, अब आपका एक पेपर भी शुरू होने वाला है, जिसकी टाइमिंग शाम 7:30 बजे से रहेगी। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।